हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज लिम्ब एप्रेक्सिया। ठीक है, तो वी शुड नो व्हाट इज एप्रेक्सिया। ठीक है, तो बच्चों एप्रेक्सिया क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है या फिर जो आपके पास जो पेशेंट आया है वो वॉलेंट्री मूवमेंट जो कि उसे पहले से आती है वो करने में वो सक्षम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई पेशेंट आया, मैंने उसे बोला कि आप प्लीज क्लैपिंग करिए, आप ताली बजाइए। बट ताली बजाना एक बहुत बेसिक चीज है जो हम सबको आता है। मैं किसी को भी बोलूंगी बेटा ताली बजा के दिखाओ, आप बजा के दिखा दोगे। ठीक है, या फिर मैं आपसे कहूंगी आप चल के दिखाओ, आप मुझे चल के दिखा दोगे, क्योंकि ये एक वॉलेंट्री मूवमेंट है जो कि आपको पता है, जो कि आपने लर्न कर रखी है। ठीक है, बट जिस पेशेंट को एप्रेक्सिया होगा वो ये चीज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दिस इज टर्म्ड एज एप्रेक्सिया। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इनएबिलिटी टू परफॉर्म पर्पसफुल मूवमेंट। यानी कि जो पेशेंट है या फिर जो इंडिविजुअल आपके पास आया है वो पर्पसफुल मूवमेंट्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ स्किल मूवमेंट एंड नॉट अ लैंग्वेज डिसऑर्डर। यानी कि एप्रेक्सिया में पेशेंट को बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, मैं उससे चाहे 10 घंटे बैठ के बात कर लूँ, वो मेरे से खूब अच्छे से बात कर लेगा। बट वहीं अगर मैंने उससे कुछ काम की कह दी कि आप यहाँ से जाके कॉफ़ी ले आओ, या फिर आप बाहर से जाके ग्रोसरीज ले आओ, या फिर आप ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ, तो वो करने में वो अनेबल है। अब बच्चों कुछ टर्म्स हैं जिसमें ना हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि एप्रैक्सिया, एग्नोसिया, एटैक्सिया एंड एफेसिया। तो इन सब में मैं आपको क्लियर कट डिफरेंशिएशन बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो एप्रैक्सिया, जैसा हमने बोला कि जो पेशेंट है वो जो पर्पसफुल वॉलेंट्री लर्नड मूवमेंट्स होती हैं उनको करने में उसे दिक्कत होती है, ही हैज़ एन इम्पेयरमेंट इन दैट। एग्नोसिया क्या होता है? इग्नोसिया मतलब बच्चों कि जो पेशेंट है, जो भी उसको एक इंफॉर्मेशन मिल रही है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसको ना वो सेंस नहीं कर पाता, जबकि उसका सेंसरी सिस्टम बिल्कुल ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो हमें पता है कि हमारे बॉडी पे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमें ठंडे गर्म का पता करवाते हैं कि हम हमें ज़्यादा ठंड लग रही है या ज़्यादा गर्मी लग रही है। अगर मान लो किसी को एग्नोसिया है, ठीक है, तो अगर उसको मैंने किसी ठंडे एनवायरनमेंट में रख दिया, ठीक है, तो उसका सेंसरी सिस्टम बिल्कुल ठीक है, उसे पता है, उसके रिसेप्टर्स बिल्कुल सही काम कर रहे हैं कि हाँ ठंड ज़्यादा हो रही है। बट वो ना फिर भी उसका सेंस नहीं बना पाएगा कि मुझे ठंडा लग रहा है या बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है या ठीक है या मुझे गर्म लग रहा है, डिस्पाइट कि उसका सेंसरी सिस्टम बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज नोन एज एग्नोसिया। अब एटैक्सिया क्या होता है? अब एटैक्सिया का हमें पता है कि देयर इज लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो इंडिविजुअल की जो मूवमेंट्स होती है ना वो बहुत क्लमजी होती हैं, मतलब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं होती, जैसे एक स्टेप के बाद एक स्टेप, कुछ भी हाथ पैर वो कहीं पे भी चलाएगा। अब एफेजिया क्या होता है? एफेजिया होता है बच्चों एक लैंग्वेज डिसऑर्डर, जिसमें कि जो पेशेंट है, जो इंडिविजुअल आपके पास आ रहा है, उसको बोलने में प्रॉब्लम होगी, या तो वो ढंग से बोल नहीं पा रहा होगा, या फिर उसके जो सेंटेंसेस हैं वो उनमें ग्रामेटिकल सीक्वेंस है ना, ये सब चीज़ों में उसको प्रॉब्लम होगी, तो दैट इज एफेसिया। तो इन चारों टर्म्स में आई होप आपको अब क्लियर कट डिफरेंशिएशन हो गया होगा और इनमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। So many patients with apraxia also present with aphasia। तो apraxia और aphasia ये दोनों साथ साथ हो जाते हैं, बट हमें इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। अब बच्चों टाइप्स ऑफ एप्रैक्सिया, दो तरीके के एप्रैक्सिया होते हैं, आइडियोमोटर एंड आइडिएशनल। ठीक है, एक थर्ड टाइप भी होता है जिसको हम कहते हैं ब्यूकोफेशियल एप्रैक्सिया, जो कि आइडियोमोटर का ही एक टाइप होता है। इसके अंदर क्या होता है ना कि जो फेशियल मसल्स होती हैं उनमें एप्रैक्सिया जब हमें देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं ब्यूकोफेशियल एप्रैक्सिया। अब हम बात करेंगे अबाउट द आइडियोमोटर एप्रैक्सिया। तो ये क्या होता है? इट इज़ अ ब्रेकडाउन बिटवीन कंसेप्ट एंड परफॉर्मेंस। यानी कि जो पेशेंट का आईडी, सब देखो, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है मूवमेंट का कि अगर मुझे यहाँ से बैठ के, अगर मैं एक सोफे पे बैठी हूँ तो मुझे टेबल पे जो कॉफ़ी रखी है वहाँ तक मुझे जाना है, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आएगा सबसे पहले कि मुझे यहाँ से चल के वहाँ तक जाना पड़ेगा। पहले मैंने सोचा, उसके बाद मैं उठूंगी और मैं चल के जाऊंगी। तो जब जो मेरे को आइडिया आया और जो मैं चल के गई,
उसके बीच में जब डिस्कनेक्शन आता है उसे कहते हैं आइडियोमोटर एप्रैक्सिया. It appears that the information cannot be transferred from the areas of brain that conceptualize to the center for motor execution. यानी कि देखो वही चीज़ है कि हम सोचते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं पर करते नहीं हैं. तो आइडियो मोटर में भी यही होता है. हमने सोचा तो सही कि हम ये वाली मूवमेंट करेंगे, वहाँ जाएंगे, पर हमने किया कुछ नहीं. तो ये एक वो हिंदी में कहते हैं ना, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं. तो दैट इज आइडियो मोटर एप्रैक्सिया, कि हम गरज तो गए, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पेशेंट सोचता है मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, पर वो काम नहीं कर पाता. पर वो यहाँ पे जान के नहीं कर रहा. ये मैं सिर्फ आपको एक चीज समझ आ जाए उस कॉन्सेप्ट से समझा रही हूँ, ठीक है. सो अब पेशेंट क्या क्या कर सकता है, दे कैन कैरी आउट हैबिचुअल टास्क ऑटोमेटिकली, ठीक है. एंड दे कैन ऑल्सो डिस्क्राइब कि टास्क कैसे होगा, क्योंकि उनके दिमाग में आइडिया तो चल ही रहा है. अब वो क्या नहीं कर पाते कि अगर मैं उनके सामने, वो मेरी एक्टिंग नहीं कर पाएंगे. अगर मैं उठ के बैठ रही हूँ या फिर मैं वॉक कर रही हूँ तो वो मुझे कॉपी नहीं कर पाएंगे. एंड अनेबल टू परफॉर्म ऑन कमांड, अगर मैं उन्हें कहूँगी ऐसा करो वैसा करो ये करो वो करो, तो वो भी नहीं कर पाएंगे. दे प्रेजर्वेट sorry they perseverate, the patient repeats an activity or a segment of a task over and over even if it is no longer necessary or appropriate. This makes it difficult for them to finish one task and go on to another, क्योंकि अगर वो एक में ही लगे रहेंगे तो फिर वो आगे कैसे जा पाएंगे. जो पेशेंट होते हैं these are impaired when requested to perform, यानी कि देखो वही चीज़ है कि अगर हम कमांड देंगे तो वो चीज़ नहीं कर पाते. This form of apraxia can be demonstrated separately in the facial areas, upper limb and lower limb and total body movements. तो जो पेशेंट्स होते हैं ये बहुत क्लमजी होते हैं इन दी हैंडलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ढंग से ये ऑब्जेक्ट्स को हैंडल नहीं कर पाते, ठीक है, जिसकी वजह से जो इनका एडीएल है वो भी हैम्पर होता है. अब एग्जाम्पल क्या है, अगर मान लो पेशेंट जो है ना वो एक ट्रेडिशनल मैनर में काम करने के लिए फेल हो जाता है. अगर मैं पेशेंट को बोलूँगी कि उस टेबल पे कॉफ़ी का या चाय का या पानी का ग्लास रखा है, कप रखा है, आप उठा के लेके आओ, तो पेशेंट विल नॉट डू दैट, ठीक है. एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है, अगर मैं किसी पेशेंट को बोलूँगी कि आप प्लीज़ अपने कॉम से आप अपने हेयर बना लीजिए, तो ही मे बी एबल टू आइडेंटिफाई द कॉम एंड ही विल टेल यू दैट कि वो क्यों यूज़ होता है. उसको पता है कि कंघा बाल बांधने के लिए ही, बाल बनाने के लिए ही यूज़ होगा, बट वो अप्रोप्रिएटली उस कॉम को यूज़ नहीं कर पाएगा, वो अपने बाल नहीं बना पाएगा, ठीक है, जबकि वो हर रोज़ सुबह बाल बना के आता होगा. अब इसमें लेजन कहाँ पे होता है, सो लेजन इज इन दी लेफ्ट डोमिनेंट हेमिस्फेयर, ठीक है. टेस्टिंग कैसे हम करते हैं इसकी, बाय टू थिंग्स, गॉर्गलास एंड कार्लपन टेस्ट एंड A1 स्केल. अब इसमें ट्रीटमेंट बच्चों दो होंगी, रेमेडियल अप्रोच एंड कंपेंसेटरी अप्रोच. रेमेडियल अप्रोच में क्या होता है, जो थेरेपिस्ट होता है वो बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ करता है, क्योंकि अगर पेशेंट देखो आपकी कमांड पे तो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, हमें पता है ये चीज़. तो अगर मैं उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दे दूंगी ना तो वो कंफ्यूज हो जाएगा. तो मुझे उसे बहुत छोटे सेंटेंस में एक एक कमांड देनी है. जैसे कि स्टैंड अप बहुत लाइट है, ठीक है, पेशेंट को करने में भी डिफिकल्टी नहीं होगी, उसे एकदम से समझ भी आ जाएगा कि मुझे खड़ा होना है, ठीक है. One command should be given at a time and the second command should not be given until the first task is completed. क्योंकि हमने पेशेंट की क्वालिटी अभी देखी है कि वो जो एक टास्क होता है वो उसी में लगा रहता है और आगे वाले स्टेप पे नहीं आ पाता, तो इसलिए अभी हमें बहुत सारी कमांड्स एक साथ नहीं देनी है. जब हम पेशेंट को कोई नया टास्क सिखा रहे हैं तो हमें उसे टुकड़ों में बांटना होगा, ठीक है. ऐसा नहीं कि उसको एकदम से ही भाई ए से लेके जेड तक हमने सब बता दिया, नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स में हम उसको बांटेंगे. Components are taught one at a time, ठीक है. When all the individual units are mastered, an attempt to combine them should be made. अब भाई उसने सब कुछ करना सीख लिया, अब हमने सारी चीज़ें जो उसने सीखी है उनको इकट्ठा कर दिया, ठीक है. जैसे मान लो अगर मैं पेशेंट को गेट सिखा रही हूँ, उसको चलना सिखा रही हूँ, तो पहले मैंने उसे स्विंग फेस सिखाया, फिर मैंने उसे स्टांस फेस सिखाया, फिर मैंने एक साथ उसको सारी चीज़ें सिखाई, ठीक है. तो उसका पूरा गेट साइकिल हो गया, ठीक है. अ ग्रेट डील ऑफ रेपिटेशन में बी नेसेसरी, क्योंकि प्रैक्टिस तो ज़रूरी होती ही है. तो परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ इन एज नॉर्मल एंड एनवायरनमेंट एज पॉसिबल इज़ हेल्पफुल. तो हमें उसे नॉर्मल एनवायरनमेंट में ये सारी एक्टिविटीज़ फिर प्रैक्टिस करानी है. कंपेंसेटरी अप्रोच में क्या हुआ बच्चों, स्ट्रैटेजी ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स टीचिंग द पेशेंट कंपेंसेटरी टेक्निक्स टू ओवरकम एप्रैक्सिया. यानी कि इसमें हमें उसे कंपेंसेशन सिखाना है कि जो उसे एप्रैक्सिया है उसे उसको कंपेंसेट कैसे करना है, ठीक है. दिस इज द कंपेंसेटरी अप्रोच. The next is the ideational apraxia.
अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, देयर इज एन इनएबिलिटी टू परफॉर्म अ पर्पसफुल मोटर एक्ट इधर ऑटोमेटिकली और ऑन कमांड। अब देखो पिछले वाले में ना वो ऑटोमेटिकली तो कर रहा था पर कमांड पे नहीं कर रहा था, इसके अंदर क्या है वो ऑटोमेटिकली भी नहीं कर रहा और आपकी कमांड देने पे भी वो चीज़ नहीं करेगा। आप उसे बोलो कि आप कंघे से अपने बाल बना लो, आप बाहर वॉक पे चले जाओ, तो ना तो वो अपनी मर्जी से जाएगा ना आपके कहने पे जाएगा। So ideational apraxia is a failure in the conceptualization of the task. Often the patient can perform isolated components of a task but cannot combine them into a complete act. For example, अगर पेशेंट है, अगर मैंने उसको रोटी बनाने को बोला तो वो रोटी सिर्फ बेल देगा बट उसको सेकेगा नहीं, यानी कि आपकी पूरी रोटी बनी ही नहीं, उसने सिर्फ उसका एक हिस्सा कर दिया कि मैंने रोटी बेल दी। ठीक है, दे कैन नॉट वर्बली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और यूज देम अप्रोप्रिएटली। एग्जाम्पल क्या है, सो द पेशेंट इज प्रोवाइडेड विद अ टूथपेस्ट एंड टूथब्रश और उसको हम बोलते हैं कि भैया आप अपना टीथ को ब्रश करके दिखाओ। तो जो पेशेंट है ना वो टूथपेस्ट की जो ट्यूब है उसको यूज कर लेगा, ठीक है, या फिर उसको अपने डायरेक्टली मुंह में रख लेगा विदाउट टेकिंग दैट टूथपेस्ट ऑन द ब्रश। ठीक है, तो यानी कि उसने एक टास्क बीच में छोड़ दिया। ठीक है, फर्दर द पेशेंट मे बी अनेबल टू डिस्क्राइब वर्बली हाउ टूथ ब्रशिंग इज डन, क्योंकि कॉन्सेप्चुलाइजेशन ही नहीं है। सो सिमिलर फिनोमेना मे बी एविडेंट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ एडीएल। देयरफॉर जो पेशेंट की सेफ्टी है और जो इंडिपेंडेंस है वो इफेक्ट होता है इस चीज से। लेजन इसमें हमें कहाँ देखने को मिलेगा, इन द डोमिनेंट पेराइटल लोब। टेस्टिंग होती है सेम एज दैट फॉर द आइडियोमोटर एप्रैक्सिया। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन रिस्पॉन्स, अगर दोनों की टेस्टिंग सेम है तो इन दोनों में हम फर्क करेंगे कैसे। सो द मेजर एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स डिफरेंस इज दैट द पेशेंट विद आइडियोमोटर एप्रेक्सिया कैन परफॉर्म अ मोटर एक्ट spontaneously and automatically at the appropriate time, but the patient with ideational apraxia is unable to do so. सिंपल सा डिफरेंस है, आइडियोमोटर वाला क्या होगा ना, अपनी मर्जी का राजा है, उसका जब मन होगा वो तब करेगा, आपने कह दिया तो वो नहीं करके दिखाएगा। ठीक है, आइडिएशनल वाला क्या है, ना तुम्हारे कहने पे करेगा ना खुद की मर्जी से करेगा, वो करेगा ही नहीं। ठीक है, ट्रीटमेंट इज दैट सेम फॉर एज फॉर आइडियोमोटर एप्रैक्सिया। अब एक थर्ड टाइप दैट इज ब्यूकोफेशियल एप्रैक्सिया, इसको हम ओरल एप्रैक्सिया भी कहते हैं, जिसमें कि जो हमारा माउथ है, ठीक है, फेस पे भी स्पेसिफिकली माउथ एरिया, लिप्स, टंग, चीक्स, इनकी जो पर्पसफुल मूवमेंट्स हैं वो इम्पेयर्ड होती हैं। एग्जाम्पल, द पेशेंट मे हैव डिफिकल्टी रिस्पॉन्डिंग टू द कमांड, ठीक है, एंड may have difficulty in producing an orderly sequence of phonemes. लेजन इसमें कहाँ देखने को मिलेगा, इन द फ्रंटल एंड द सेंट्रल ओपर्कुला एंटीरियर इंसुला स्मॉल एरिया ऑफ द फर्स्ट टेम्पोरल गायरस। Although it often coexists with Broca's aphasia, the two may be seen independently. टेस्टिंग, इट इज़ एग्जामिन्ड बाय अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, इसके लिए एक पूरी सेपरेट वीडियो आएगी बच्चों। एंड ट्रीटमेंट सजेशन भी इज विद द हेल्प ऑफ अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। So if you have any doubt, you can ask me in the comment section.